जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों के स्टूडेंट के लिए। चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 किसका जीवन परिचय? मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। यह कवि का जीवन परिचय है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कक्षा 12 सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों। देखिए, आप सामान्य और साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ते हैं? तो जो साइंस स्ट्रीम से रहते हैं, मतलब जो साइंस लिए रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, या तो मैथ या तो मैथ गणित एक ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, या तो बायो की जगह पर गणित लिए होंगे और हिंदी इंग्लिश। तो वह स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, जनरल हिंदी। और जो आर्ट साइंस लिए होंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, आर्ट साइंस के जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो लोग चाहे साहित्यिक हिंदी। अब साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ते हैं? जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो सोशल साइंस लिए होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर आए, 95% आए आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरे चैनल का नाम है जैसे ASC99 अमित स्टडी सेंटर 99, अमित स्टडी सेंटर 99। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको हिंदी की पूरी तैयारी करवाएंगे। जो भी हिंदी के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उन सभी क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। तो ये आपका रहेगा मैथिली शरण गुप्त, और यह कवि का जीवन परिचय है। 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए, अब आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख रहेगा। ख में क्या पूछा है? कवि का जीवन परिचय। तो मैं कवि का ही जीवन परिचय बता रहा हूँ। क्या पूछा है प्रश्न? निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको क्या मिलेगा? साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय से, प्लस 2 नंबर आपको मिलेगा रचनाओं। जब आप उनकी रचना लिखेंगे बराबर 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पूछा है ना, पहले नंबर पर मैथिली शरण गुप्त, तो और दूसरे तीसरे नंबर पर भी और रचनाएं पूछा है। तो पहले मैं आपको जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बता देता हूं। अब आपको विश्वास हो गया ना मॉडल पेपर से, तो आपको यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। अब आपको पहला हेडिंग क्या डालना है? जीवन परिचय। क्या लिख रहे हैं आप? जीवन परिचय। तो आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद आगे आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के, कहाँ पर? झांसी लिखा है। एक कोई मेन वर्ड आएगा, जैसा कोई आएगा, कोई मेन चीज़ रहेगा, उसमें आपको ब्लैक से करना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर? झांसी। इसको आपको ब्लैक से आप हाईलाइट कर सकते हैं। कहाँ पर? झांसी के चिरगांव में। कहाँ पर? चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे आपको लिखना है इनके पिता क्या हैं? सेठ राम शरण गुप्त। इनके पिता का नाम क्या है? सेठ राम शरण गुप्त। यह क्या थे? हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। यह हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। आगे आपको लिखना है इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रेरणा मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमको मोटिवेशनल बातें सुनाता है, मोटिवेशनल बातें बताता है, हमको प्रेरणा होती नहीं, अब ये करके दिखाएंगे। वही चीज़ क्या होता है? प्रेरणा। तो इनको जो कविता की प्रेरणा मिली वह इनके पिता से ही मिली इनको। तो देखिए, यहाँ तक आपका होगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इनके पिता ही इन्हें क्या हुआ? अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, पढ़ाई लिखाई थी, वह कहाँ पर संपन्न हुई? घर पर ही संपन्न हुई। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, और जब घर पर हुई, घर पर उन्होंने सीखा, तो काव्य के प्रति उनको अभिरुचि जागृत हुई और उनको अच्छा लगा। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया, और सन 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु
हो गया यानी देहावसान हो गया। ये आपको लिखना था जीवन परिचय में। जीवन परिचय मतलब उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, शिक्षा उच्छा उनके शिक्षा के बारे में और उनके माता पिता के बारे में थोड़ा बहुत। और साहित्य, अब आपको हेडिंग अगला डालना है। अगला हेडिंग आपको डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय मतलब होता है उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो देखिए राइटिंग में अगर समस्या हो रही तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, लेकिन मैं ऐसा लिखा हूँ आपको कोई भी समस्या ना हो। मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। जब बाल्यावस्था, जब वो छोटे थे, बालक थे, बाल्यावस्था थे, तभी से उनके अंदर क्या थी, काव्यात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। यह क्या थे, राष्ट्र प्रेमी कवि थे। देश से यह बहुत प्रेम करते थे। राष्ट्र प्रेमी मतलब देश से। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। इनकी जो रचना है उसमें जो राष्ट्र प्रेम है वह कूट कूट कर भरा है, यानी बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम, देश के प्रेम के लिए भरा है इनकी रचनाओं में। आगे आपको लिखना है, इसी कारण से इनके हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। जो क्या है कि जो कवि हैं इनको, जो कवि और कवि हैं इनको क्या किया, हिंदी साहित्य के विद्वान हैं इनको कहा कि राष्ट्र कवि की उपाधि उनको विभूषित किया, राष्ट्र कवि की उपाधि उनको दिया। इनकी उपाधि से विभूषित किया मतलब उनको उपाधि ऐसा दिया, ठीक। इनकी पहली पुस्तक क्या थी, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग थी। लेकिन इनकी पुस्तक जो भारत भारती है, इस पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। जो इनकी पुस्तक भारत भारती है वह इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है, द्विवेदी युग का। तो देखिए ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। आपका यहाँ से 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आपको रचनाएं लिखना है जिससे आपका 2 नंबर कंप्लीट होगा। कृतियाँ मतलब होता है उनकी रचनाएं। तो 3 नंबर वहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 5 नंबर आपका पूरा कंप्लीट होगा। रचनाएं आपको हेडिंग डालना, कृतियाँ या रचनाएं। गुप्त जी की रचनाएं 2 प्रकार की, इनकी रचनाएं 2 प्रकार की, इन्होंने 2 प्रकार की रचना किया है। पहला इन्होंने किया है मौलिक रचनाएं, इसके अंतर्गत आपको लिखना है भारत भारती पहला, दूसरा है जयद्रथ वध, तीसरा आपको लिखना है पंचवटी, कामा देकर चौथा लिखना है साकेत, पांचवा लिखना है यशोधरा, छठवां लिखना है नहुस आदि इनकी रचनाएं थी। आदि इनकी रचना नहीं है, आदि का मतलब खाने वाला आदि नहीं होता, इसका मतलब और भी इनकी रचनाएं थी। दूसरा इन्होंने लिखा है अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं, इसमें इन्होंने पहला रचना क्या लिखा है, मेघनाथ वध, दूसरा लिखे हैं ब्रजभाषा, तीसरा है वीरांगना कामा, चौथा है प्लासी का युद्ध आदि इनकी रचनाएं थी। तो ये रहा इनकी रचनाएं। तो देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, साहित्यिक परिचय, पहले जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। आपका 5 नंबर यहाँ से क्या हुआ, पूरा 5 नंबर आपका पक्का हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि जो चीज़ पढ़ाया जाए, बताया जाए, उसको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन समझाना सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए मेन चीज़ होता है समझना। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते हैं। प्रतिदिन वीडियो आपका आता रहता है और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करिए। देखिए कभी भी आपकी कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे मजदूरी ही करके क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी अपने लक्ष्य से मत भागिएगा, कभी अपना पढ़ाई मत छोड़िएगा। जो पढ़ाई का आपका रेगुलर है वह आपका पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का उम्र देखिए समय तक ही होता है, क्योंकि पढ़ाई का उम्र हमेशा के लिए नहीं होता। आप कोई भी कार्य अपने जीवन में हमेशा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो उम्र में ही किया जाता है। अगर उम्र बीत जाता है तो नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कोई चीज़ संभव ही नहीं है इस दुनिया में। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो असंभव है, हर चीज़ संभव है इस दुनिया में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।